आज हम बात करेंगे आरक्षण की। आरक्षण क्या है, आरक्षण क्यों है और इसका इतिहास क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों आरक्षण क्या है। आरक्षण का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना। इसका संबंध व्यक्तिगत लाभ से बिल्कुल नहीं है दोस्तों, लेकिन इसका दो पक्ष वर्तमान में देखे जाते हैं, जिनको आरक्षण मिलता है और जिनको आरक्षण नहीं मिलता है। जिनको आरक्षण मिलता है वो आरक्षण के विरुद्ध एक भी बात सुनने को तैयार नहीं, और जिनको नहीं मिलता है वो भारत के विकास का एक अभिशाप समझते हैं। आरक्षण क्यों है और किसके लिए है? सदियों से या आप कह सकते हैं युगों से हमारे देश की जनता राजतंत्र व्यवस्था से झुलसती आ रही थी, उनको झेलती आ रही थी। 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व राजतंत्र के मामलों में ब्राह्मणों का कहना था कि राजा कोई सामान्य मनुष्य न होकर देवता के समान है। ब्राह्मण राजा के सलाहकार हुआ करते थे, उनके बिना राजा ना तो शासन करता था न ही यज्ञ अनुष्ठान। राजतंत्र में राजा निरंकुश शासन करते थे और जनता पे कई अत्याचार करते थे। इसीलिए राज व्यवस्था और उनके कामकाज में लगे जाति समूहों को कभी शिक्षा का अधिकार नहीं मिला और पिछड़ते चले गए। आज भी इनकी स्थिति अच्छी नहीं है। एक बेजुबान जानवर की तरह अपना खून पसीना बहाते रहे, तरह तरह का जुल्म सहते रहे और कभी इनके विरुद्ध आवाज भी नहीं उठा पाए। अगर कोई राजा के विरुद्ध आवाज उठाते तो उसे कठिन दंड का सामना करना पड़ता। राजा की जैसी मर्जी हो, जो आज्ञा हो, पालन करना इन समूहों, इन जातियों का धर्म बना, क्योंकि राजा शासित जनता का चुना हुआ शासक नहीं होता था, बल्कि वंशगत होता था, चाहे वो अयोग्य क्यों न हो। आज भी इनकी स्थिति काफी गंभीर है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने इन जातियों को हिंदू, मुसलमान, सिख, इंग्लो इंडियन की तरह ही देखा, इसलिए इन जातियों की सूची तैयार करवाई। इस सूची में समाविष्ट जातियों को ही अनुसूचित जाति कहा जाता है। अनुसूचित जाति भारतीय समाज की वह जाति है जिसे अस्पृश्य समझा जाता रहा है, अछूत आप कह सकते हैं। इन्हीं कारणों से सामाजिक, आर्थिक, मानसिक दृष्टि से पिछड़ गए। आज भी इनकी स्थिति काफी गंभीर है। इन जातियों को वर्तमान में दो भाग में बांटा गया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति समाज और समुदाय में रहकर भी अपने अधिकार से वंचित रहे और भेदभाव का सामना करती रही। अनुसूचित जनजाति संकोची स्वभाव और निवास की वजह से समाज से दूर होते रहे। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के संविधान ने पहले के कुछ समूहों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया। संविधान निर्माताओं का मानना था कि जाति व्यवस्था के कारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हैं। इन्हें भारतीय समाज में सम्मान तथा समान अवसर नहीं दिया गया, इसीलिए राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में इनकी हिस्सेदारी कम रही। अतः इन्हें शिक्षा और सार्वजनिक क्षेत्रों की नौकरियों में इन सूचीबद्ध समूहों की प्रतिनिधित्व अति आवश्यक है। इसे शैक्षणिक और प्रशासनिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व के लिए इन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए। आरक्षण का इतिहास 22 सितंबर 1599 को ब्रिटेन में 21 कारोबारियों के साथ एक बैठक होती है और पूर्वी देशों में व्यापार के लिए एक कंपनी की प्रस्ताव लाई जाती है। उस वक्त ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को पूर्वी देशों में व्यापार के लिए इन्हें आदेश मिल जाती है और इस कंपनी का संस्थापक जॉन वाट्स थे। और उस समय कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बल्कि जॉन कंपनी रखा गया था। 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक एक जहाज भारत के लिए रवाना हुआ। जहाज का कैप्टन सर विलियम हॉकिंस था। ये जहाज सूरत का बंदरगाह में पहुंचा। उस वक्त सूरत भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। व्यापार के उद्देश्य से उस वक्त सर विलियम्स मुगल बादशाह जहांगीर से जाकर मिले, क्योंकि वह इंग्लैंड के राजा का राजदूत बनकर आया था। जहांगीर ने भारतीय परंपरा के अनुसार अतिथियों का विशेष स्वागत के साथ उन्हें कुछ उपहार भी दिया था। उस वक्त जहांगीर को भी पता नहीं था कि जिस अंग्रेज को सम्मानित कर रहा है ये कौम हमारे शासक और जनता को गुलाम बना लेंगे और पूरे देश में इनका शासन होगा। लेकिन दोस्तों जॉन कंपनी 1608 में गुजरात में एक व्यापारिक कोठी स्थापित करने की कोशिश करती है, लेकिन असफल हो जाती है। दोस्तों
काफी प्रयास के बाद 1612 में अपना पैर जमाने के बाद 1613 ईस्वी में सूरत में एक कोठी का निर्माण करती है। 1615 में ब्रिटेन राजदूत सर थॉमस रो भारत पहुंचते हैं। सर थॉमस रो अपनी कूटनीति के लिए पूरे इंग्लैंड में प्रसिद्ध थे और ये 1618 में 3 साल का अथक प्रयास के बाद मुगल बादशाह शाहजहां से एक व्यापारिक समझौता पर हस्ताक्षर करवाने में सफल रहे। इस शाही फरमान के बाद पूरे भारत में धीरे धीरे ये अपनी शासन और अधिकार कायम करते चली जाती है। दोस्तों 1857 में एक बहुत बड़ी विद्रोह होती है और इस विद्रोह के बाद 1858 में कंपनी की प्रशासनिक शक्ति का हस्तांतरण ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को दे दी जाती है और भारत में ब्रिटेन का राज हो जाता है। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का भारत के प्रति बहुत ही अच्छा दृष्टिकोण था और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लॉर्ड रिपेन के द्वारा 1882 में हंटर आयोग की नियुक्ति की जाती है, जिसे हम भारतीय शिक्षा आयोग कहते हैं। इस आयोग का अध्यक्ष विलियम विल्सन हंटर थे और इस आयोग के सचिव BL रईस थे। इस आयोग में कुल 20 सदस्य थे, जिसमें 8 भारतीयों को भी शामिल किया गया। सैयद महमूद, भूदेव मुखर्जी, आनंद मोहन वगैरह लोगों को शामिल किया गया। उस वक्त का महात्मा और विख्यात समाज सुधारक ज्योतिराव फुले ने अनुपातिक आरक्षण या प्रतिनिधित्व की मांग की। दोस्तों राजतंत्र में जो समुदाय या समूह सामाजिक, आर्थिक और मानसिक दृष्टि से पिछड़ गए थे और इन समूहों का शैक्षणिक और प्रशासनिक सेवाओं में बिल्कुल प्रतिनिधित्व नहीं था, उनकी आवाज बनकर सामने आए। 1891 ईस्वी में त्रावणकोर के सामंती रियासतों में मूल निवासियों को अनदेखी करके विदेशियों की भर्ती के खिलाफ प्रदर्शन करके आरक्षण की मांग की और सबसे पहले महाराष्ट्र के कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू जी ने 1902 में 50% का आरक्षण देकर इसकी शुरुआत की। आप कह सकते हैं कि दलित वर्गों के कल्याण के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने वाला पहला सरकारी आदेश था। 1908 में अंग्रेजों ने बहुत सारी जातियों को मद्देनजर रखते हुए आरक्षण की शुरुआत की। 1909 में भारत सरकार अधिनियम में आरक्षण का प्रावधान किया गया और एक बार फिर 1919 में भारत सरकार अधिनियम में आरक्षण का प्रावधान कुछ इस प्रकार किया गया। गैर ब्राह्मण के लिए 44%, ब्राह्मण के लिए 16%, मुसलमान के लिए 16%, भारतीय इंग्लो ईसाई के लिए 16%, अनुसूचित जाति के लिए 8%। 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस दलित वर्गों के निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण का प्रस्ताव लाती है और 1935 में ही भारत सरकार अधिनियम में आरक्षण का प्रावधान किया जाता है। दलितों के उत्थान के लिए एक से बढ़कर एक महापुरुष सामने आए। 1942 ईस्वी में BR अम्बेडकर के द्वारा अनुसूचित जातियों के उन्नति के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग या महासंघ की स्थापना की और उनके बाद दोस्तों फिर 1947 में देश आजाद होने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ और दोस्तों कालेलकर आयोग का गठन होता है। 1953 में कालेलकर आयोग द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो रिपोर्ट दी जाती है उसे स्वीकार कर लिया जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा एक और सूची जिसमें कई समूहों की जाति को शामिल किया गया था, जिसे अदर बैकवर्ड कास्ट कहते हैं, OBC की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया जाता है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाता है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5%, यानी आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर 22.5% आरक्षण का प्रावधान किया जाता है। 1979 में मंडल आयोग का गठन हुआ। इस आयोग का कार्य सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान करना था। इस आयोग के अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। इस आयोग ने आर्थिक आधार से पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण का सुझाव दिया। 1990 में OBC के लिए 10% आरक्षण शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया। 2006 में केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थान में OBC के लिए 27% का आरक्षण शुरू हुआ और ये आरक्षण 49.5% तक चला गया। ज्ञात रहे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 50% ही आप आरक्षण दे सकते हैं, इसी की अनुमति है।
अनुच्छेद 16 के मुताबिक राज्य सरकार को लगता है सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो पदों को आरक्षित कर सकता है। 124वां संविधान संशोधन करते हुए मोदी सरकार के द्वारा 2019 से सामान्य जाति के लिए 10% आरक्षण का व्यवस्था किया गया, जो आर्थिक आधार से पिछड़े हैं। दोस्तों, वीडियो को बार बार देखें और समझने का प्रयास करें और अपना सुझाव हमारे साथ जरूर शेयर करें।